हाँ, लेकिन आज की क्लास मेरे पास है, आज मैं ले रही हूँ, मेरे पास 2-3 टॉपिक है ना? नहीं, पीपीटी बनाना टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। अगर वो एग्री होती हैं इस पीपीटी के लिए, तो हो सके तो आप लोग से एडवाइस अगर वो लेती है, तो अगर आप लोग को लग रहा है कि हम 90%, 100% हमने बना लिया है, तो आप लोग एडवाइस दे सकते हो कि हमने जो पीपीटी बनाया है मैडम, हम वो सबमिट कर देंगे। है ना? अगर आप चाहें तो हमारे पीपीटी को सुन भी सकती हैं या हम सबमिट कर देंगे। और अगर वो वो मैं नहीं बोल सकती उनके बारे में। कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाता है, एक नॉलेज हमको मिलता ही है, नॉलेज हमको मिलता ही है, नहीं मिलता ऐसा नहीं है। यस मैम। ठीक है, मैं 2-3 टॉपिक है छोटे-छोटे उसको मैम कवर करूँगी। हाँ, हाँ, पूछो। मैम, और वो ग्रुप डिस्कशन जो फेब एंड तक देना था वो? देखो, वीडियो असाइनमेंट अगर वो थोड़ा-सा भी मेरे साथ कंप्रोमाइज़ करती है, तो मैं वीडियो असाइनमेंट लेना चाहूँगी। और अगर वो मार्क्स देने का अधिकार मुझे मिलता है, तो मैं ये सारी चीज़ें लेकर के मैं मार्क्स बना सकती हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ कह नहीं सकती। वीडियो असाइनमेंट भी काफ़ी अच्छा है, वो एग्री होती हैं, तो अच्छी बात है। अगर वो मुझसे पूछती हैं, तो मैं कहूँगी कि मैडम ये 2 काम हमने दिया था और आप ये इसके बेस पे भी आप उनके मार्क्स बना सकती हैं, है ना? तो वो बताएँगी कि उनको क्या ठीक लग रहा है ना? अभी अ, कोई भी क्लास को ले हर टीचर अपने-अपने ढंग तरीके से क्लास लेता है, अपने तरीके से इवैल्यूएशन करता है। तो उस पर मैं अभी कोई अपना डिसीज़न फाइनल नहीं बता सकती मैं अभी, है ना? ये है कि आप लोग की अगर मैं लास्ट क्लास कह भी रही हूँ, तो बाकी चीज़ें भी और आपको बता दूँ। आप लोग अभी 3-4 साल जो भी क्लासेस अटेंड करोगे, अभी कॉलेज में आप हो ही एनआईटी में। उस दौरान अगर आपको किसी को भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो, किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत हो, तो उसके लिए आपको मेरे से ही मिलना होगा। मैडम काउंसलिंग नहीं करती है, वो काउंसलर नहीं है। तो आप लोगों को अगर कभी भी साइकोलॉजिकल पर्सनल इश्यूज़ हो, तो काउंसलिंग के लिए आपको मुझसे ही बात करना है, मुझसे ही पूछना है अगर कोई इश्यूज़ है तो, है ना? वो क्लास जो है वो अपने ढंग से जो भी लेंगी, वो आप लोग भी आप लोगों को अगर उनका क्लास लेना काफ़ी अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, जो भी फीडबैक है आप मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं थोड़ा इम्प्रूवमेंट के लिए भी उनको बोल पाऊँ। या हो सकता है कि आपको उनका समझाने का तरीका या उनका क्लास काफ़ी बेहतर भी हो सकता है मेरे से भी। वो हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि सभी अपनी जगह में अच्छे ही होते हैं। हमको किस तरह की क्लासेस पसंद आ रही है, किस तरह के टीचर पसंद आ रहे हैं, ये सबकी चॉइस अलग होती है ना? तो वो मेरे जैसी ही हैं, वो ऐसा नहीं है, उनकी अपनी एक पर्सनैलिटी है, उनका अपना एक तरीका है, उनका अपना एक स्टाइल है, वो भी शायद आपको अच्छा ही लगेगा। ठीक है, चलो मैं कुछ टॉपिक है छोटे-छोटे, उसको मैं कवर करूँगी आज। एक एंगर मैनेजमेंट और एक सुसाइड प्रिवेंशन और एक है ह्यूमन नेचर रिलेशनशिप, है ना? तो मैं एंगर मैनेजमेंट से अपनी बात को शुरू करती हूँ। बताइए, एंगर और स्कोल्डिंग में आप लोगों को कोई डिफरेंस नज़र आता है क्या? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंगर एंड स्कोल्डिंग? रिएक्शन एंगर की वजह से। हुँ। हाँ, क्रिटिसाइज करना या उनके लिए वही होता है स्कोल्डिंग। और maybe we release our frustration on someone else. और कोई बताएगा एग्ज़ाम्पल से? Ma'am, a boss scolds his employee for not working properly. Maybe due to mistakes he made in something in his project, or parents scolding their children for doing some mistakes, maybe not Yes. studying or something. Yes.
करेक्ट। आपके छोटे भाई बहन ने कोई गलती की, आपकी वो बात नहीं मान रहा है, तो आप उसको समझाते हो कि देखिए ठीक नहीं है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ी बात मेरी मानो, है ना। फिर भी वो आपकी बात नहीं मानता है, वो भूल जाता है या लापरवाही करता है या नज़रअंदाज करता है। फिर आपको लगता है कि नहीं, मान लेते कि एग्ज़ाम है, मंडे एग्ज़ाम है और आज ट्यूसडे है, और आपको लगता है कि इसको बैठ के पढ़ना चाहिए, और आपको लग रहा है कि वो वीडियो गेम ज़्यादा खेल रहा है या बाहर खेलने चले जाता है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। आप या पेरेंट्स बोलते रहते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो, फिर फेल हो जाओगे तो तुमको ही तकलीफ होगी, मार्क्स कम आएंगे, परसेंटेज कम आएंगे। लेकिन जब देखते हैं कि वो बात नहीं मान रहा है, हाँ हाँ बोल रहा है, नहीं ठीक है मैं अभी आता हूँ, तो फिर देखने से लगता है कि अभी ये कुछ मान ही नहीं रहा है। तो उस कंडीशन में हम थोड़ा वॉल्यूम, हम अभी क्या कर रहे थे, प्यार से समझा रहे थे, पेरेंट्स बच्चे को प्यार से समझा रहे थे, या आप बड़े भाई बहन अपने छोटे भाई बहन को प्यार से समझा रहे थे, उसको समझ में नहीं आया, तो हम वहाँ पे वॉल्यूम तेज करते हैं। यानी बोलने का जो तरीका है उसमें वॉल्यूम को तेज करने का मतलब थोड़ी ऊंची आवाज में बोलना, थोड़ा जोर से बोलना। क्यों समझ में नहीं आता है तुमको, मैं इतने 2-3 दिन से बोल रहा हूँ और तुम अभी तक ये बात क्यों नहीं मान रहे हो। तो ये जो हमारा साउंड तेज हो गया, थोड़ा हम उसको उसको हम कह रहे हैं स्कोल्डिंग, डांटना। हमने जोर से बोल के डांट दिया उनको, वो समझ में नहीं आ रहा है तो वो थोड़ा सा डर जाता है, उसको लगता है अरे मेरे को डांट पड़ रही है, तो डांटना उनको भी बुरा लगता है। तो वो डांटने से उसका ध्यान जाता है कि नहीं, अब तुमको नहीं निकलना है, बाहर नहीं जाना है बिना परमिशन के, रूम से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये पेरेंट्स डांटते हैं, तुम नहीं बात मानोगे तो पापा को बता देंगे, वो तुमको डांटेंगे मारेंगे। तो पापा का डर दिखाना, कमरे में बंद करने का डर दिखाना, तो उसको डांटना उनके भले के लिए डांटा जा रहा है कि बेटा तुम समझ नहीं रहे हो, और तुम्हारे ऐसा करने से तुम्हारा नुकसान है या हमारा नुकसान है, जो भी है। तो वो डांटना हुआ। तो डांटना एक नेचुरल नेचर है, और ये जरूरत पड़ने पर ये यूज करना चाहिए, इसको हम सही मान रहे हैं, है ना। अब आती है बारी दूसरा पॉइंट की, एंगर, है ना, क्रोध, इसको हम क्रोध कह रहे हैं, गुस्सा करना, ये अलग है ना। इसी एग्जाम्पल को लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो गुस्सा करना है, उस गुस्सा करने को अगर हम देखने जाएं तो उसमें इसका कहना चाहिए कि फिर से वापस डांटना पर हम चलते हैं, कि जब हम अपने छोटे भाई बहन को या हम पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों को डांट रहे होते हैं, उस समय अगर कोई कहे डांटते समय कि 2 मिनट मुझे आपसे काम है, थोड़ा थोड़ी देर बाद मुझसे मिलोगी क्या, या मेरा ये काम कर दोगे क्या। तो डांटने वाला जो है वो तुरंत नॉर्मली जवाब देता है कि हाँ मैं बिल्कुल अभी आ रही हूँ या आ रहा हूँ, थोड़ा इसको समझा के अभी आता हूँ मैं, है ना। तो कहीं ना कहीं हम सामने वाले को एक रिप्लाई देते हैं कि हाँ मैं ठीक है मैं आ रहा हूँ, और बकायदा इसको डांट के हम सामने वाले को, हमसे कुछ काम था, हम उसके पास चले जाते हैं और कहते हैं कि हाँ अब बताओ तुमको क्या काम था मुझसे। उसको मैं थोड़ा डांट रहा था, उसको समझ में आता है नहीं, इसलिए थोड़ा जोर से डांट दिया मैंने। तो यहाँ क्या हुआ, हम नॉर्मल है डांटना। अब आते हैं एंगर, इसी एग्जाम्पल में, कि सामने वाला जो है वो बात नहीं मान रहा है, तो इससे हम इतना ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम नॉर्मल नहीं रहते हैं। यहाँ पर नॉर्मल नहीं रहने का मतलब हम सीधा उनके पास गए और बच्चे को हमने मार दिया, है ना। हाँ उनको जोर से मार दिया, या हमने उसको चिल्ला दिया, या कुछ गलत बोल दिया, है ना। या हमने कुछ, जो भी कुछ हमने डांटा, माने हमने मारा या चमकाया चिल्लाया, उस दौरान अगर हमसे कोई कहे कि मुझे आपसे थोड़ा काम है, आप थोड़ी देर बाद मेरे पास आना, तो डांटना के समय में तो नॉर्मली वो चले गए उनके पास में और बोले हाँ बोलो अब क्या काम है। लेकिन अगर आप गुस्सा कर रहे हो और उस दौरान अगर आपको किसी ने बीच में रोक दिया, टोक दिया कि थोड़ा
थोड़ी देर बाद मुझसे मिलना या ये काम है, मुझे आपसे कुछ पूछना है, तो वहां पे उनका रिप्लाई नॉर्मल नहीं होगा, है ना। वो सामने वाले को ही चिल्लाना शुरू कर देंगे, तुमको दिख नहीं रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में क्यों अपना टांग अड़ा रहे हो, ये कर रहे हो। तो सामने वाले को जो गुस्सा कर रहे हैं वही गुस्सा उसको भी मिल जाएगा। तो इसलिए अगला पहली बार तो सोचेगा कि अरे भाई यहाँ तो थोड़ा ज्यादा ही गर्म मिजाज है, अभी इसको तो बोलना ही नहीं है, थोड़ी देर रुक जाना है, उसके बाद अपनी बात को बोलना है, क्योंकि इनका अभी गरम गरम मिजाज है, अभी ये गुस्सा कर रहे हैं, इनको अभी कुछ बोलना नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमको उनके बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है कि आज तो घर का माहौल बिगड़ने वाला है, आज कोई ना कोई पिटेगा। तो कहीं ना कहीं ये है गुस्सा। इस गुस्से में इस जो है वो गुस्सा करने वाला भी नॉर्मल नहीं रहता है, और जो जो जिस पर गुस्सा किया जा रहा है वो भी डर जाता है कि अब पता नहीं आज मेरा हाथ पैर टूटेगा या मेरा क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं दोनों में काफी फर्क है। इसमें क्या होता है, एंगर में, गुस्सा करना में हम नॉर्मल नहीं रहते हैं, इसको एक प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर भी कहा गया है। अब आती है बारी कि भाई अब ऐसे कंडीशन में हमारी बात कोई नहीं मान रहा है, तो गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बात तो समझते हैं ही नहीं, क्या बातों बातों लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। तो ऐसा नहीं है, हर काम लात से या डांट से होगा ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें जो है वो समझाने से भी होती है, थोड़ा जोर से समझाने से होती है, धीरे से समझाने से भी होता है ना। इसके लिए कोई गुस्सा करना ही कंपलसरी है ऐसा नहीं है। तो ये एक प्रकार से मेंटल डिसऑर्डर माना गया है। और एक डेफिनेशन है, परिभाषा है, अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। एंगर इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर इनकॉम्पिटेंस, बाय ए नागराज। ए नागराज एक फिलोसोफर है, उन्होंने बताया है, उन्होंने ऐसा एक लाइन कहा है, कोट कहा है कि अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। क्रोध इसलिए आया, हमने मारा डांटा, हमको उसको चमकाया इसलिए क्योंकि मैं उस बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ। ध्यान देना, डांटने में हमको लगता है कि मेरे डांटने से इसको समझ में आ जाएगा, और गुस्सा करने में ये रहता है कि बिगड़ गया है, इसको तो अब मैं ठीक करता हूँ। तो उनको लगता है कि ये बिगड़ा हुआ है और बिगड़ गया है और ये सुधर नहीं सकता, इसलिए मारना जरूरी है, चमकाना जरूरी है, या उनको उल्टा सीधा गलत बोलना जरूरी है ना। तो इसलिए हमारे अंदर में इनकॉम्पिटेंस है, हमारे अंदर में ये मेरी अक्षमता है कि मैं सामने वाले को समझ नहीं पाया। तो जब हम सामने वाले को नहीं समझ पाते हैं, आप लोगों ने तारे ज़मीं पर मूवी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देख लेना, उसमें आमिर खान था और एक परिवार में दो भाई थे, छोटा भाई और बड़ा भाई। आप लोगों ने देखी है तारे ज़मीं पर? Yes, ma'am. Yes, 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 ma'am. yes. है ना। Yes, ma'am. Good तो movie. उसमें छोटा भाई और बड़ा भाई था, उसमें उनके फादर उनको नहीं, अपने छोटे बेटे को नहीं समझ पा रहे थे। उनके फादर के अंदर में काफी एंगर था अपने बच्चे को लेकर के, बहुत ज्यादा, है ना। लेकिन वो बच्चा जानबूझ के कुछ नहीं कर रहा था कि मैं पापा की बात ना मानूं या मम्मी की बात ना मानूं, क्योंकि अपना एक कहना चाहिए स्लो लर्नर था, या उनका लर्निंग मेथोडोलॉजी अलग था, है ना। उसको समझने की जरूरत थी। वहां पे आप मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो। खैर उनके फादर ऐसा नहीं कर पाए, तो उन्होंने हॉस्टल में डाल दिया कि माँ के लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है, इसको हॉस्टल में डाल देते हैं, है ना। तो वो अंदर से वो खुद बच्चा परेशान है और आप उसको हॉस्टल में डाल रहे हो, तो वो और डिप्रेशन में बच्चा चला गया। तो फिल्म में यही बताने का कोशिश किए हैं कि बच्चों को समझें, है ना। तो जैसे कई बार मैं काउंसलिंग करती हूँ तो कई पेरेंट्स आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि मैडम देखो ना, ये मेरा बच्चा बिगड़ गया है, ये पढ़ाई नहीं करता है, इनका मन सारा दिन खेलने में रहता है ना। तो कहीं ना कहीं हमको पेरेंट्स को एक डीप स्टडी करनी पड़ती है बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा क्या वाकई पढ़ना नहीं चाहता या क्या है। तो कहीं ना कहीं हमको कई चीजें उनके साथ में टाइम देने से, उनके पास बैठने से समझ में आएगा कि ये स्लो लर्नर है, इनको गेम गेम में, खेल खेल में पढ़ाओ तो ये पढ़ लेता है, इनको बुकिश नॉलेज इनको हजम नहीं हो रहा है,
तो शायद मुझे स्कूल चेंज करने की ज़रूरत है, जहाँ पर गेम ज़्यादा हो, एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो। फिर पेरेंट्स ऐसे स्कूल सर्च करें। कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जहाँ गेम और एक्टिविटीज़ से नहीं पढ़ाया जाता, बहुत कम होता है, केवल सैटरडे एक ही दिन होगा। तो वो सारी चीज़ें पहचाननी पड़ती है। तो अपने बच्चों को जब समझ पाते हैं, तो फिर उनके सॉल्यूशन के लिए पेरेंट्स को वरीड होना पड़ता है कि नहीं, इसको स्कूल चेंज करने की ज़रूरत है, इसको ऐसे स्कूल की नहीं ऐसे स्कूल की ज़रूरत है, इनको इस तरह के ट्यूशन टीचर की ज़रूरत है, इसको ऐसे पढ़ाने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें समझ पाते हैं, और जब बिल्कुल समझ में नहीं आता है, तो हम चाइल्ड काउंसलर के पास जाएँ, उनके पास लेकर के जाएँ। तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें लगता है कि ये बाय बर्थ ऐसा है या बाद में ऐसा हुआ है, क्या हुआ है, तो उसके लिए सॉल्यूशन है, नहीं है ऐसा नहीं है। पेरेंट्स समझ नहीं पाते हैं तो बच्चों पे गुस्सा करते हैं, है ना? मारना, पीटना, डाँटना, चमकाना सब होता है और बच्चा डिप्रेशन में जाते रहता है। मेरे पास में ऐसे कई केस आए हैं मेरे पास में, जिसमें बच्चे छोटे हैं, 5th-6th क्लास में हैं, 7th-8th क्लास में हैं और बच्चा डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में है और तब उसको काउंसलिंग के लिए ला रहे हैं, तो कारण क्या रहता है डिप्रेशन का? बच्चे से जब पूछो, तो मेरी कुछ भी गलती होने पर मम्मी प्यार से नहीं समझाती, डाँट देती है। पापा प्यार से नहीं समझाते, डाँट देते हैं, मार देते हैं। तो कहीं न कहीं बच्चा जो है उसको पता ही नहीं है मैं गलत किया हूँ, और उसको एक मार पड़ जाती है। पेरेंट्स को लगता है बच्चा गलत कर दिया। बच्चे को समझ में नहीं आता गलत क्या है, गलत किस चीज़ को बोलते हैं। पढ़ाई नहीं करना गलत है, ये हमको लग रहा है। पढ़ाई नहीं करना बच्चे को गलत नहीं लग रहा है। पेरेंट्स को लगता है तुमने गलती कर दी, तुम फेल हो जाओगे, तुम फिर कब तुम न 5th पास करोगे, कब 10th पास करोगे, तुम कब फ्यूचर में कुछ बनोगे। तो पेरेंट्स की रहती है कि 3 साल के हो गए, तो 5 साल के हो गए, तो ये क्लास क्रॉस हो जाना चाहिए। इतने साल में 18 साल में तुम्हारा 12th कंप्लीट हो जाना चाहिए। पेरेंट्स के अंदर ये सोशल प्रेशर रहता है। बच्चे की लर्निंग मेथोडोलॉजी अलग है, वो किस तरह का है, उसको पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो उसको डाँटना, मारना, चमकाना और कंपेयर करना छोटे भाई से, बड़े भाई से, है ना? तो कंपेयर बहुत खतरनाक है फैमिली एनवायरनमेंट में। अपने छोटे भाई-बहन से कंपेयर करना, अपने भाई से सीखो, अपनी बहन से सीखो, तो वो बल्कि उसका छोटे भाई-बहन दुश्मन बन जाते हैं। तो कई ऐसे केस देखे हैं कि बड़ा भाई है और छोटी बहन है, छोटी बहन जो है वो पढ़ने में तेज़ है और बड़ा भाई जो है वो पढ़ने में तेज़ नहीं है, और हमेशा मम्मी कंपेयर कर कर के डाँटती रहती है, चमकाती रहती है, इससे अच्छी तेरी बहन है, इससे तो अच्छी तेरी बहन है, तो अपनी बहन से सीख। इसको लगता है मैं बड़ा होके छोटी से क्यों सीखूँ? तो वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाता है, क्योंकि मम्मी-पापा कंपेयर करते रहते हैं। कभी वो चाचा-मामा के बच्चे से कंपेयर करेंगे, कभी पड़ोसी के बच्चे से कंपेयर करेंगे और बच्चे का दिमाग का कचरा हो जाता है पूरा। उसका दिमाग खराब हो जाता है, उनको लगता है कि मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मुझको कोई नहीं समझता। बच्चा प्यार की भाषा समझता है। तो ये केवल बच्चे की बात नहीं है, यही 18 साल के होते हैं, यही आगे बड़े बच्चे बनते हैं। जहाँ तक पेरेंट्स नहीं समझ पाते, वहां तक उनकी प्रॉब्लम बनी रहती है। कॉलेज में भी ऐसा होता है कि आपको कुछ और बनने का मन है और पेरेंट्स को लगता है आपको इंजीनियर ही बनना चाहिए। आपको लगता है मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे कुछ और करना है। उनको लगता है कि नहीं, इंजीनियरिंग में अच्छा पैकेज है, अच्छा फ्यूचर है। आपको लगता है कि नहीं, मुझे कुछ और बिजनेस करना है, मुझे ये करना है। तो इस तरह से ये चीजें टकराते रहती है। तो उसमें जब घर के बड़े हैं, उनका एक्सेप्टेशन पूरा नहीं होता है, तो वो एंगर करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो एंगर जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, समझना सॉल्यूशन है, आपस में एक दूसरे को सुनना सॉल्यूशन है। अगर हमारी अ, बात सामने वाला नहीं समझ पा रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, कहीं न कहीं मैं बच्चे को नहीं समझ पा रहा हूँ। इससे फ़ियर, फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर, बच्चे के अंदर में बढ़ता है। फ़ियर, पेरेंट्स का फ़ियर, डाँट का फ़ियर, फिर बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देता है वहाँ से। मम्मी डाँटेगी, पापा डाँटेगी, इसलिए वहाँ से फिर देखो ना मैडम, मेरा बच्चा झूठ बहुत बोलता है। अब हमको तुरंत समझ में आ जाता है कि बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है, क्योंकि मम्मी का डर है, पापा का डर है, इसलिए वो झूठ बोल रहा है। तो बच्चे फिर डर से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, तो फियर फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से वो डर किस बात का था? एंगर का ही था। पेरेंट्स के एंगर का डर वो बच्चे को मिला, और उस डर से फियर और फ्रस्ट्रेशन जो है वो धीरे धीरे उसके अंदर में बढ़ता है। उसके अंदर में जो इमोशंस है वो काफी निगेटिव रहता है।
छोटी बहन है, छोटा भाई है, उनसे मेरी कंपेयर करते हैं, अपने छोटे भाई बहन से नफरत हो जाती है। तो ऐसे भी केस देखे हमने कि बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को बहुत मारता है, बहुत चिढ़ता है, बहुत नफरत करता है, प्यार नहीं करता, उसको मार देता है। मम्मी परेशान रहती है, अपनी छोटी बहन को बहुत मारता है ये। तो ये कहाँ से आया ये पेरेंट्स के एंगर से आया है। वो बच्चे को नहीं समझ पाए। तो बच्चे पालना बड़ा करना आसान काम नहीं है, सरल काम नहीं है। बच्चे के इमोशन को समझना पड़ता है। तो पेरेंट्स कहाँ से ट्रिगर हो रहे हैं गुस्सा करने के लिए? उनके बिलीफ सिस्टम से। हमारा बच्चा जो है वो पढ़ने में फर्स्ट क्लास रहे, हमारा बच्चा ऑलराउंडर रहे, हमारा बच्चा हमारी सारी बात माने, तो घर में शांति है ना। बच्चा पढ़ने में एवरेज है, बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चा ऑलराउंडर नहीं है, बच्चा सारी चीजें नहीं सीखता है, तो अब उस बच्चे की खैर नहीं है ना। अब उस घर में काफी निगेटिव इन्वायरमेंट रहेगा, है ना। वो डांटना चमकाना, पता नहीं ये बड़ा होके क्या बनेगा, मजदूरी ही करेगा तो पढ़ने में ही कुछ नहीं है। तो बच्चे को इतना सारा लेबल चिपका देते हैं, इतना सारा बोल देते हैं कि वो पचा ही नहीं पाता, उतना छोटा सा बच्चा दिमाग में। वो डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? पेरेंट्स के एंगर के कारण। ये एंगर और स्कोल्डिंग में काफी अंतर है ना। तो पेरेंट्स जो हैं उनके अंदर में बिलीफ सिस्टम, सोशल प्रेशर, वो सोशल प्रेशर के कारण ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी खड़े होके बात करते हैं कि अरे मेरा बेटा इस बार ना 99 पॉइंट लाया, तो इनको शर्म आती है, मैं कैसे बोलूं मेरा बेटा 60% लाया या 70% लाया। तो ये कंपटीशन में बच्चे पिस जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं, मेरे बच्चे को भी इतना ही परसेंट लाना चाहिए। तो इस तरह से ये एक फैमिली में बच्चों के बीच में, छोटे बड़े बच्चे सभी के साथ ये लागू होता है। अगर आप ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ ईगो से शुरू होता है। पेरेंट्स जो है बिलीफ सिस्टम से ट्रिगर होते हैं और उनको वरीड होते हैं अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, इसलिए उनके अंदर एंगर आ जाता है। और अगर ऑफिस में जाओगे तो ऑफिस में जो बॉस है उनका अपना ईगो टकराता है कि मैं तुमको पैसे किस बात का दे रहा हूँ, तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो। तो कई जगह पे समझदार बॉस रहते हैं, वो डांट के काम चला लेते हैं। और जो खुद परेशान रहता है, दुखी रहता है, उस तरह के बॉस जो है वो एंगर यूज करते हैं। और कई बार उनके एम्प्लॉय, उनके साथ काम करने वाले लोग काम छोड़ देते हैं। किसी की मजबूरी रहती है तो टिके रहते हैं। तो ये एंगर सब जगह है। ऑफिस में भी है, आपके घर परिवार में भी देखने को मिलेगा, आपको सोशल इन्वायरमेंट में भी आपको देखने को मिलेगा। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब कि आप ट्रैवलिंग में हो, आप ट्रेन में, आपकी सीट में कोई और आके बैठ गया। कई बार हम देखते हैं ट्रेन में कि सीट के लिए झगड़ा हो रहा है और इतना जोर जोर से हंगामा हो गया कि ओटीटी को बुलाना पड़ा, भाई लोग में झगड़ा हो रहा है, मारापीटी हो जाएगी। कहीं ना कहीं एंगर नेचर के कारण, है ना। जबकि कई जगह आकर भाई शांति से बात हो सकती है, क्यों इतना हल्ला कर रहे हो, आपस में शांति से बात कर लेते हैं ना। तो वो सोशल पब्लिक प्लेस में जो लोग बहुत गुस्सा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर में एंगर पहले से है, फैमिली में है, या उनके जहाँ भी वो जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, चीजें वहां भी यूज हो रही है। लेकिन ऐसा पब्लिक प्लेस में भी हम लोग कई बार टिकट काउंटर में टिकट ले रहे हैं या फिर कहीं, देखो जहां पर जोर से चिल्ला दिए, अपनी बात मनवा लिए, वहां तक ठीक है। लेकिन जैसे ही हम हाथापाई में उतर जाते हैं या फिर हम गाली गलौज में उतर जाते हैं, इसका मतलब ये एंगर ही है। डांटना और एंगर में काफी अंतर है। तो एंगर एक मेंटल डिसऑर्डर है, ये हम इस सभी को समझ में आता है। और कई बार लोग बोलते भी हैं कि भाई इतना इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, बात शांति से बात हो सकती है। शांति से बात हो सकती है का मतलब डांट के भी काम चल सकता है, ऊंची आवाज में थोड़ी बात हो सकती है, लेकिन है ना, और भी चीजें करना, उल्टा सीधा गाली दे देना या मार देना, पीट देना या कुछ कर देना, उसकी जरूरत नहीं है। मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दो लोग अगर एक दूसरे से गुस्सा है तो बात करना छोड़ दे, तो वैसे में तो रिएक्शन हुआ नहीं ना, लेकिन एंगर तो कहलाएगा वो शायद। एंगर साइलेंट एंगर भी है। देखो साइलेंट एंगर का मतलब कि अभी जैसे घर में आपस में एक दूसरे से हम लोग साल भर से बात ही नहीं कर रहे हैं, ये एंगर ही है। बातचीत बंद कर दिए, ये एंगर ही हाँ है। तो इमोशन है ये तो। हाँ, ये अंदर, ये हमारे जो अंदर में एंगर का जो इमोशन है,
इससे हम भी सुखी नहीं है। जब भी वो मेरे सामने आएगा मुझे उसे देख के गुस्सा आएगा, ऐसा लगता है वो मेरे सामने से अगर गुजरेगा ना तो मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा, इसलिए लगता है मैं रास्ता काट लूं। कहीं ना कहीं मैं उसको देख के मैं दुखी तो हुआ, उसको देखकर मैं दुखी हुआ, फिर रिएक्शन शुरू होता है। वो मेरे सामने से आ रहा है तो मैंने रास्ता बदल लिया, ये रिएक्शन है। तो एक्शन रिएक्शन शुरू हो जाता है, अंदर में एंगर है और वो रिएक्शन में ऐसे कन्वर्ट हुआ कि वो मेरे सामने से आ रहा है, मैंने रास्ता बदल लिया। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है वो मेरे सामने से गुजरेगा तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, मैं कुछ बोल दूंगा शायद, क्योंकि अंदर में भूकंप है, ज्वालामुखी फट रही है अंदर में। तो ये प्रॉब्लम है ये। जैसे हम क्लास में हम आपको शुरू से यही बोल रहे हैं कि अगर मन में कोई प्रॉब्लम है, बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर अवेलेबल है। पेट में दर्द है, ध्यान दें फिर से, पेट में दर्द है डॉक्टर के पास जाएंगे। सिर में दर्द है, कोविड के टाइम में ही देख लो, थोड़ा सा सर्दी खांसी फीवर हुआ तुरंत लगता है भगवान शायद कोविड हो गया क्या, टेस्ट करवा ले क्या, दवाई ले ले क्या। हम लोग बॉडी के लिए कितने वरीड हैं। सिर दर्द दे रहा है, सिर फटा जा रहा है मेरा, दवाई चाहिए। पैर में इतना असहनीय दर्द हो रहा है, भगवान बर्दाश्त नहीं हो रहा है, डॉक्टर चाहिए, है ना। लूज मोशन हो गया, फीवर हो गया, पता नहीं और क्या क्या शरीर में होते रहता है, उंगली कट गई खून निकल रहा है, पैर दुख रहा है, सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पीठ दुख रहा है, मसल्स पेन हो रहा है, मसल्स खींच रहे हैं, तो हम लोग तुरंत डॉक्टर डॉक्टर याद करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और हम दवाई लेके ही हम सुकून से बैठते हैं। ठीक उसी तरह मन में कोई प्रॉब्लम होने पर हम लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, ये हम लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो मन में क्या, हम लोग कितनी सारी बीमारियां पाल के बैठे हैं मन में। क्या बीमारी है मन में? मन में यही एक बीमारी है कि मुझे जेलेसी नाम की बीमारी है, मुझे एंगर नाम की बीमारी है, रिएक्शन, मेरे अंदर से रिएक्शन हो रहा है, बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है, मारने पीटने का मन हो रहा है। ये सब बीमारी ही तो है। कौन सी बीमारी? मेंटल प्रॉब्लम दिमाग काम नहीं कर रहा है ना, गुस्सा आ रहा है, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, लड़ने झगड़ने मारने पीटने का मन हो रहा है, कुछ करने का मन हो रहा है। तो ये जो जितने भी मेंटल प्रॉब्लम है इसके लिए हम लोग कोई डॉक्टर के पास नहीं जाते। हाँ, फीवर आने पे हम लोग डॉक्टर को याद करेंगे, सिर दुखने पर डॉक्टर को याद करेंगे, लेकिन मन दुखने पर, मन दुखी होने पर हम लोग कुछ नहीं करते हैं, है ना। इसीलिए पूरे सिस्टम में मेंटल प्रॉब्लम बढ़ रहा है, घटा नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम बढ़ा है। जितनी शरीर की बीमारियां हैं उससे ज्यादा मन की बीमारियां हैं। छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो रही है, मन की बीमारी, छोटे बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, छोटे बच्चे भी डिप्रेशन में रहते हैं। मैंने ऐसे कई पेरेंट्स की काउंसलिंग की है, उनके बच्चों की, छोटी एज में बच्चा डिप्रेशन में है ना। उससे ज्यादा अगर मैं पर्सनल काउंसलिंग करती हूँ बच्चे की तो बिल्कुल मैं पूछती हूँ, सुसाइडल थॉट्स आते हैं बेटा आपको? हाँ, मैंने एक दिन ना ऐसा किया था, चाकू लेके बैठ गया था, हाथ काटने बैठ गया था, मैं ये करने, पिक्चर में मैंने एक बार ऐसा देखा था ना, तो गले में रस्सी बांध के मैं इधर खड़ा हो गया था, मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था। छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ऐसा, मुझे विश्वास नहीं होता। मैंने ये प्रैक्टिकल खुद देखा, तब मुझे पता चला कि नहीं ये तो सच है। बच्चे भी इतनी छोटी छोटी एज में सुसाइड करने का सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं मन, पेरेंट्स का मन बीमार है और उस इन्वायरमेंट में बच्चे बड़े होंगे तो बच्चे भी डिप्रेशन में जाएंगे ही। तो मेरा ये कहना है कि मन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन के लिए दौड़ें, काउंसलर के पास जाएं या मोटिवेशनल बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल वीडियो देखें, मोटिवेशनल बुक्स की आदत डालें, मोटिवेशनल बुक रीडिंग करें, वीडियो देखें, कुछ ऐसे वर्कशॉप हो रहे हैं उनको अटेंड करें, ऐसी कुछ क्लासेस हो रही है उसको अटेंड करें, बहुत जरूरी है। क्यों क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको इस क्लास 1 से 12 तक हमको मन की बीमारी को ठीक करने का कोई क्लास ही नहीं लगाए हैं, है ना। जबकि इसकी जरूरत है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है ये कि साक्षात्कार जिसको हम बोलते हैं, साक्षात्कार तो बहुत बढ़ गया है, कहना चाहिए एजुकेटेड लोग तो बहुत हो गए हैं। पढ़ाई लिखाई पे जितना जोर देना था, फ्री एजुकेशन करना था, फ्री फ्री ड्रेस, फ्री बुक्स, फ्री खाना, है ना, सरकारी स्कूल में सब है, फ्री फ्री एजुकेशन जिसको हम बोल रहे हैं वो सब किया हमने, है ना। तो अब फिर भी प्रॉब्लम क्यों है? पहले लग रहा था कि अनपढ़ लोग हैं इसलिए प्रॉब्लम है,
फिर लगा कि अनपढ़ लोग पढ़े लिखे बन जाएंगे तो प्रॉब्लम कम हो जाएगी। अब अनपढ़ लोग पढ़े लिखे तो हो गए, लेकिन प्रॉब्लम एज इट इज है, बल्कि प्रॉब्लम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तब फिर सर्वे करने में पाया गया कि इतना एजुकेटेड, इतना साइंस डेवलप कर लिया, इतना हम लोगों ने तरक्की कर ली, इतना हम लोगों ने डेवलपमेंट कर लिया, फिर भी प्रॉब्लम क्यों है? करप्शन है, लड़ाई झगड़े, मारपीट, ये वो दुनिया भर का पर्सनल प्रॉब्लम, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम, डिप्रेशन बढ़ रहा है, सुसाइडल थॉट्स बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है। तो इस पे रिसर्च करने से पाया गया कि कहीं ना कहीं मन के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अभी काउंसलर की डिमांड बढ़ गई है। पहले ऐसे मैम रेयर ये काउंसलर हुआ करते थे, एक शहर में तो यूथनेसिया हो सकता है क्या? है। इसका बेटर सॉल्यूशन यूथनेसिया हो सकता है क्या? यूथनेसिया, है ना, एक्टिव बताएं। यूथनेसिया। हाँ, पहले कोई शहर में एक या दो काउंसलर हुआ करते थे, एक या दो साइकेट्रिक्स। अब तो दर्जनों खड़े हो रहे हैं काउंसलर। इसकी स्कोप बढ़ गई है काउंसलर की, साइकेट्रिक्स और काउंसलर का स्कोप बढ़ गया है। तो कोविड में तो और बढ़ गया है। अभी क्यों बढ़ गया? मन में प्रॉब्लम है ना, मन में प्रॉब्लम। तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को आप लोग पढ़िएगा, उसमें एक अच्छा डिसीजन ये आया है कि मेंटल डेवलपमेंट बेस्ड एजुकेशन भी प्लस करने की जरूरत है। जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में क्लास में बताया था कि प्रोफेशनल स्किल प्लस इंटरपर्सनल स्किल बेस्ड एजुकेशन। तो करेंट एजुकेशन प्रोफेशनल स्किल बेस्ड है, केवल हमको करियर ओरिएंटेड हमको बना रहे हैं, हमको पैसा कमाने का जरिया हमको दे रहे हैं, जॉब मिलेगा, बिजनेस करोगे, इसका नॉलेज दे रहे हैं हमको, स्किल बेस्ड नॉलेज हमको दे रहे हैं। लेकिन मैं परिवार में सुख शांति से कैसे जीऊं, मेरे भाई बहन, मेरे माता पिता, मेरे पति पत्नी संबंध, बॉस के साथ, दोस्त के साथ, ही जितने भी ह्यूमन रिलेशनशिप है, वो कैसे हेल्दी हो, स्ट्रांग हो, इस पर अभी कोई नॉलेज नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कंपलसरी किया गया है वैल्यू एजुकेशन को। उसमें बकायदा लिखा है मूल्य शिक्षा। मानव के मानसिक विकास के लिए, मेंटल डेवलपमेंट के लिए मूल्य शिक्षा को अनिवार्य किया जाए, मेंटल हेल्थ को अनिवार्य किया जाए, जिससे कि विद्यार्थी को क्लास 1 से ही, क्लास 1 से 12th का हो या कॉलेज तक, सभी में ये क्लास कंपलसरी रहेगा। तो ये जो मेंटल प्रॉब्लम है ये धीरे धीरे रिड्यूस होगा और ये बढ़ेगा नहीं, और आने वाली जो नई युवा पीढ़ी है वो मेंटली फ्रेश रहेगी, रिलैक्स रहेगी। तो बचपन से ही बच्चे इतने डिप्रेशन में नहीं रहेंगे। तो मेंटली हेल्दी बच्चे रहेंगे तो फ्यूचर में जब यही मेंटली हेल्दी बच्चे पेरेंट्स बनेंगे, उनकी मैरिज होगी, उनके भी बच्चे होंगे, तो मेंटली हेल्दी पेरेंट्स होंगे तो उनके बच्चे को मेंटली हेल्दी फैमिली इन्वायरमेंट मिलेगा, तो वो बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो आज बच्चे डिप्रेशन में हैं, इसके लिए पेरेंट्स को ठीक होने की जरूरत है। तो पेरेंट्स ठीक तब होंगे जब उसको वैसा इन्वायरमेंट में वो बड़े हो, उसको ऐसा स्कूल में पढ़ाया जाए, ऐसा स्कूल कॉलेज में कि वो नॉलेज, क्योंकि स्कूल कॉलेज को हम क्यों पकड़ रहे हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में ही बच्चा ज्यादा टाइम देता है। 8 घंटा या 5 घंटा या 7 घंटा वो स्कूल में, क्लास 1 से 12 तक 12 साल, और कॉलेज के 5 साल, या कॉलेज का 10 साल ले लो या 4 साल ले लो, है ना, वो 20-25 साल या 20 साल वो एजुकेशन को देता है बच्चा। तो एजुकेशन से उसको क्या मिले? फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट रिलेटेड नॉलेज मिले। तो ये काउंसलर का स्कोप अपने आप कम होगा, है ना। ये फिर काउंसलर के पास दौड़ने की जरूरत नहीं है, हमको तो नॉलेज क्लास में ही मिलेगा, हम अपने प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर लेंगे। तो इससे बिलीफ सिस्टम ऑटोमेटिक ठीक होगा, ऑटोमेटिक सोशल प्रेशर बंद होगा, ऑटोमेटिक सारी चीजें ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो जब तक एजुकेशन ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग का जड़ है, ये रूट है, ये आपका एजुकेशन, जैसे खेत में बीज डालना, खाद डालना, पानी देना, और फिर उसको पौधे को बड़ा करना, फिर वो पौधा कैसा बड़ा हुआ, कैसा फल दे रहा है, वो जो जमीन है, वो जमीन स्कूल है। स्कूल का बहुत बड़ा रोल है, स्कूल कॉलेज का, क्योंकि बच्चा ए फॉर एप्पल वहाँ सीख रहा है
है ना। तो पी से परिवार भी वही सीखेगा, पी से पेरेंट्स भी वही सीखेगा, पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, ह्यूमन वैल्यूज भी वही सीखेगा वो, है ना। तो फिर वही वापस आते हैं कि मेंटल प्रॉब्लम होने पर हम कहीं नहीं जाते हैं, मन दुखी होने पर हम कहीं नहीं जाते हैं, है ना। इसलिए हम खुद को नहीं समझ पाते, इसलिए हम बच्चों को भी नहीं समझ पाते। तो तारे ज़मीं फिल्म पर अगर उनके फादर ने अपने बच्चे को नहीं समझ पाया, इसका मतलब फादर के पास भी वो ह्यूमन वैल्यूज या उनके पास में वो राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं थी उनके पेरेंट्स के पास, इसलिए वो अपने बच्चे को नहीं समझ पाए। उनको लगा बच्चा बिगड़, उन्होंने रॉन्ग इवेल्युएशन किया बच्चे का, है ना। उनको लगा कि माँ के लाड प्यार में बच्चा बिगड़ गया है, ये उनका रॉन्ग इवेल्युएशन था। बच्चा बिगड़ा नहीं था, बच्चा प्रॉब्लम में था। पेरेंट्स प्रॉब्लम को नहीं पहचान पाए, किसी एक्सपर्ट की हेल्प नहीं ले पाए। तारे ज़मीं फिल्म में अगर हम उस बच्चे को केस स्टडी करें तो उस बच्चे को एक काउंसलर की ज़रूरत थी। पेरेंट्स अगर खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके आते हैं, वैसे ही उस तरह के पेरेंट्स को अपने बच्चे को काउंसलर के पास लेके जाना था कि हम अपने बच्चे से परेशान हैं, इसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता, बच्चा शरारती करता है, बदमाशी करता है, पढ़ाई नहीं करता है, हम लोग इससे परेशान हैं, हम क्या करें। तो अगर हम पेरेंट्स ठीक नहीं कर पाते हैं तो उस कंडीशन में उसको काउंसलर के पास जाना चाहिए। जैसे करियर काउंसलर होते हैं, वैसे फैमिली काउंसलर होते हैं, वैसे बच्चों के भी काउंसलर होते हैं, है ना। कई मल्टीपल भी होते हैं, है ना। मैं बच्चों का भी काउंसलिंग करती हूँ, पेरेंट्स का भी काउंसलिंग करती हूँ, स्टूडेंट्स का भी करती हूँ। तो कई लोग सभी सभी का करते हैं और कुछ लोग किसी पर्टिकुलर एक दो पॉइंट पे ही करते हैं। तो कहने का मतलब कि अगर जब तक हम समझदार नहीं हैं तब तक हम काउंसलर पर या किसी समझदार इंसान जो बच्चे को समझता है, समझा सकता है, ऐसे फैमिली मेंबर से भी हम कंसल्ट कर सकते हैं कि चलो बच्चा मेरी बात नहीं मान रहा है, शायद चाचा की बात माने, शायद मामा की बात माने, शायद वो समझ पाए मेरे बच्चे को। तो कभी कभी ऐसा भी पेरेंट्स को करना चाहिए कि अपने ही रिलेटिव से कहें कि मेरे बच्चे को देखो तो क्या कैसे हो गए हैं, आप थोड़ा बात करके देखना तो फिर बताना मुझे, शायद मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मेरे बच्चे को, शायद आप समझ पाए, है ना। तो होता है कई बार कि फैमिली मेंबर जो है, मौसी है, मामा है या चाचा है, ताऊ है, वो बच्चे से बात करते हैं और बोलते हैं कि नहीं तुम समझ नहीं रहे हो, थोड़ा धैर्य रखो, बच्चा अच्छा है, उसको थोड़ा पढ़ने में डांटो मत, प्यार से समझाओ। तो कई बार बड़े लोग अच्छी सलाह भी देते हैं, तो जरूरी नहीं है डायरेक्ट काउंसलर के पास जाओ। फैमिली में भी कुछ अच्छे लोग हैं जो लगता है कि हमसे ज्यादा समझदार हैं, जो मुझे शायद जल्दी गुस्सा आ जाता है लेकिन उनको कभी गुस्सा ही नहीं आता है, चलो उनके पास चलते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है करने के लिए, है ना। तो एंगर जो है वो इसीलिए आता है क्योंकि मैं मेरे बच्चे को समझ नहीं पाया, मैं मेरे दोस्त को समझ नहीं पाया, मैं अपने हस्बैंड वाइफ को हम नहीं समझ पाए, हम अपने बच्चे को नहीं समझ पाए, बॉस अपने एम्प्लॉय को नहीं समझ पाया। तो जहां भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, रॉन्ग इवेल्युएशन है, तो कॉजेज ऑफ एंगर क्या कॉजेज है, तो रॉन्ग इवेल्युएशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। आई कांट अंडरस्टैंड माई सेल्फ या अदर सेल्फ, ओवर इवेल्युएशन, अदरवाइज इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन या ईगो। ये सब कारण है कि मैं मेरे बच्चे को या मैं मेरे रिलेटिव को, मेरे अपने को मैं समझ नहीं पाया, या मेरे साथ काम करने वाले जो लोग हैं मैं उनको नहीं समझ पाया। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंडर में नीचे कोई काम करता है, तो कई बार हम, हमारे जो लेबर होते हैं, कई लोग लेबर के साथ फैमिली बिहेवियर करते हैं, कई लोग लेबर को लेबर की तरह ट्रीट करते हैं और डांट देते हैं, चमका देते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाया। तो जहां हमारे अंदर में लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहती है वहां पर एंगर आएगा ही। तो कॉजेज ऑफ एंगर में है रॉन्ग इवेल्युएशन। तो ये रॉन्ग इवेल्युएशन कहाँ से आया, बिलीफ सिस्टम। मैं बॉस हूँ, ये मेरा बिलीफ सिस्टम है, तुम एम्प्लॉय हो, तुमको मेरे से सिर झुका के बात करना चाहिए, मेरे बराबर खड़े होके बात नहीं करना चाहिए, ईगो। ये मेरी अजम्पशन है, मेरी मान्यताएं हैं, मेरा बिलीफ सिस्टम है। मैं बॉस हूँ, तुम वर्कर हो, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है।
मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैं तुम्हारी मदर हूँ, तुम छोटे बच्चे हो, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है। और उस बेस पे ईगो के आधार पर डांटना चमकाना कि मैंने जो बोल दिया वो लक्ष्मण रेखा है, मेरी बात तुमको माननी ही पड़ेगी। तो इस तरह से एक अजम्पशन है, मान्यताएं हैं कि जैसे बोलते हैं ना पुरुष प्रधान देश है, तो कई जगह मेल ईगो है, मैं आपका हस्बैंड हूँ, तो मेरे कहने का मतलब मेल ईगो के कारण भी झगड़े होते हैं। मैं मेल बड़ा ईगो हूँ, भी तो हो सकता है। ईगो होता है, मैं बड़ा हूँ, ये भी एक ईगो होता है, मैं बड़ा भाई हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, ये भी एक ईगो है। मेरे बड़ी से घर बहन भी पर तो हो सकती है मैम, isn't it generalizing things? बताओ, तुम भी हाँ, बताओ, आप लोग भी आप बताओ, चलो अजम्पशन। जनरलाइज कैसे कर सकते हो ना आप, ये बात है। बताइए कौन कौन सी मान्यताएं हैं जिसके कारण ट्रिगर, ये जो मैं बोल रही हूँ ना, कहाँ से ट्रिगर होता है, कहाँ से ये जनरेट होता है, एंगर ईगो कहाँ से ट्रिगर करता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। बहुत रीजंस हो सकते हैं। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ कि एक मेल ईगो है, मैं बड़ा हूँ घर का, तुम छोटे हो, मैं कमाने वाला हूँ, मेरे से घर परिवार चल रहा है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, बड़ी बहन हूँ, कोई भी पॉइंट हो सकता है, मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ किया हूँ, तुम्हारा वेल विशर हूँ। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो एक ईगो देता है हमको, और वहां से फिर हम अधिकार समझते हैं, उन पर गुस्सा करना अपना अधिकार समझते हैं, है ना। तो चाहिए क्या, आप जो भी हो, आप नेम फेम मनी में रहो, आप मेल में रहो, चाहे आप फादर रहो, चाहे आप घर के बड़े रहो, कुछ भी रहो, जो भी आपके अंडर में नीचे है, चाहे वो प्यून हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, समझना तो पड़ेगा, बात तो करना पड़ेगा। वहां पे ईगो कुछ काम नहीं आने वाला, है ना। अगर प्यून अपनी हमारी बात नहीं मान रहा, घर के स्वीपर हमारी बात नहीं मान रहा है या आर्गुमेंट कर रहा है, तो मुझे उसे समझना होगा कि भाई चल आजा बैठ, क्या बात है, तुम आजकल मेरी बात मानते हो नहीं, तो तुम काम नहीं करते हो, तो देखो ये नुकसान हो रहा है भाई, कैसे होगा, घर में सब ठीक है, तो सामने वाले से बात करो। अगर आपके नीचे कोई एम्प्लॉय है, अगर आपके नीचे कोई प्यून है, स्वीपर है, या आपके नीचे कोई एम्प्लॉय है, आप उससे बात करो, बिठाओ सामने और बात करो, बोलो सब ठीक है, हमारे घर परिवार में ठीक है, तुम्हारा मन ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आजकल तुम मेरा काम ठीक से कर नहीं पा रहे हो, और इस कारण से अपना काम देखो अभी तक रुका हुआ है, पेंडिंग है भाई, तुम करके दोगे तो काम आगे बढ़ेगा। ये बात करना पड़ेगा एक बॉस को, या एक घर के जो बड़े हैं उनको ऐसे बात करना पड़ेगा, अपने फादर को भी अपने बच्चे को बिठा के बात करना पड़ेगा, बोलो बेटा क्या बात है ना, तुम बात नहीं सुनते हो, तुम हर बात के लिए हाँ बोलते हो, करते कुछ नहीं हो, ऐसे कैसे चलेगा। फिर इसे देखो बेटा, हमको गुस्सा आता है, फिर हम भी गुस्से में कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं, उससे अच्छा मुझे लगा मैं तुमसे बात कर लूं। तो अपने बच्चे से भी एक दोस्त बन के बात करना पड़ेगा, ये है सॉल्यूशन। तो गुस्सा नहीं करना है तो क्या करना है, बात करना है। और गुस्सा कहाँ पे आता है, अपनों में ही ज्यादा आता है, अपनों के बीच में। आप ही लोग बताइए, राह चलते पे गुस्सा ज्यादा आता है कि अपनों अपने अपने पर ही ज्यादा गुस्सा आता यस मैम, ये तो है कुछ। है ना। घर में ही गुस्सा कहाँ है, गुस्सा का रोल मॉडल घर ही है और कहीं नहीं है। दोस्त तो फिर भी दूर है, दोस्त तो चार मुलाकातें, चार अच्छी बातें, दोस्त तो अच्छा ही लगता है, लेकिन झगड़ा भाई बहन के साथ ही होता है, मम्मी पापा के साथ ही होता है, पति पत्नी का ही होता है। तो गुस्सा वाला जो एग्जाम्पल है वो घर में ही दिखता है, मारना पीटना, लड़ना झगड़ना, उल्टा सीधा बोलना, तुम गधे हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुमसे तो झाड़ू पोछा ही नहीं होगा, तुम क्या नौकरी करोगे, तुम क्या बिजनेस करोगे, सारे है, बैठना है, सामने वाले के साथ में बात करना है, उसको समझना है,
तारे ज़मीं फिल्म को अगर एग्जाम्पल लें तो उसको चाहिए था उनके फादर को कि अपने बच्चे को पास में गोदी में बिठा के प्यार से बात करे कि बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम पापा की मम्मी की बात क्यों नहीं मानते हो। बच्चे को सुनना था प्यार से। तो बोलता कि नहीं मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता पापा, मुझे ना क्लास में टीचर क्या क्या समझाते हैं कुछ समझ में ही नहीं आता, क्लास में समझ में नहीं आता। चलो क्या समझ में नहीं आया, चलो बेटा मैं समझाता हूँ। पापा समझाए फिर भी समझ में नहीं आया, तो पापा को चाहिए कुछ तो गड़बड़ है, मेरा बच्चा समझ नहीं पा रहा है, टीचर समझा रहे तो भी नहीं समझ पाया, मैं समझाया तो भी नहीं समझाया, इसका मतलब इसका सॉल्यूशन मेरे पास तो नहीं है, तो मुझे किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। वहां से हम जैसे भाई अगर बॉडी में प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, शरीर का डॉक्टर मैं नहीं हूँ, तो हम फिजिशियन के पास जाते ही हैं, पैसा लेके फीस देके हम फिजिशियन से कंसल्ट करके आते हैं बॉडी के लिए, तो फिर माइंड के लिए भी तो कंसल्ट करने बाहर जाना पड़ेगा ना। उसका सॉल्यूशन यही था। उसमें वही आमिर खान का रोल दिखाए हैं कि वो बच्चे को समझता है और फिर अपने उनके पेरेंट्स को समझाता है कि देखो आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है और ये ऐसे ऐसे ठीक होगा। फिर उस फिल्म में दिखाए हैं कि वो ठीक भी कर देता है उस प्रोसेस से, है ना, लेकिन बच्चा बुरा नहीं था। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है वो फिल्म, ऐसे और कई एग्जाम्पल हमारी लाइफ में है ना। तो पॉजिटिव अगर हम राइट इवेल्युएशन करेंगे तो इसके लिए क्या चाहिए, पेशेंस। हाउ टू ओवरकम राइट इवेल्युएशन, राइट अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले पेशेंस, अंडरस्टैंड योरसेल्फ, अंडरस्टैंड अदर्स, पुट योरसेल्फ इन प्लेस ऑफ अदर्स, सामने वाले को अपनी जगह पर रखकर देखें। आप पेशेंसली, बहुत पेशेंस चाहिए। ट्राई टू नो अदर्स, तो गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए कई लोग गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, उसमें से मेडिटेशन जो है एक विपासना मेडिटेशन करके है, 10 दिन का होता है वो। अगर किसी को लगता है कि मेरा एंगर, इस तरह के मोटिवेशनल नॉलेज से मेरा एंगर कम नहीं होने वाला, तो ऐसे लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए। एक विपासना मेडिटेशन होता है, 10 दिन का रहता है, 10 दिन आपको मौन रहना है, 10 दिन वो लोग मेडिटेशन करवाते हैं और एक क्लास में 50-60 लोग रहते हैं एक क्लास में। काफी अच्छा रहता है वो, रेसिडेंशियल रहता है ये। ऑल इंडिया में, ऑल स्टेट में एक एक विपासना मेडिटेशन सेंटर है ना। उसको सुनने से, उसको अटेंड करने से भी, या फिर घर में आपके आसपास में कोई मेडिटेशन सेंटर है उसको अटेंड करें, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में क्रोध, यानी हमारे अंदर में बहुत सारे वेव्स हैं, वो वेव्स को शांत करता है। उसके बाद में ये नॉलेज को सुनने के लायक हम हो जाएंगे। इस तरह का जो नॉलेज हम क्लास में दे रहे हैं ये तभी हम सुन पाते हैं जब हमारे अंदर में वो निगेटिव वेव्स कम। इसीलिए कई बार हम अपनों से बात नहीं कर पाते हैं, तब फिर कई बार पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चे को थोड़ा समझाना। तो अपने ही परिवार के बड़े सदस्य को बोलते हैं कि मेरे बेटे से जब मिलोगे ना, थोड़ा उससे बात करना, तो मेरे और मेरे बच्चे के बीच में आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, उससे पूछना वो किस तरह के प्रॉब्लम में है वो। तो बताएगा पापा ऐसा करते वैसा करते, इसलिए मैं नाराज हूँ, मैं परेशान हूँ, जब देखो तब गुस्सा करते हैं, ढंग से तो प्यार से बात ही नहीं करते, कोई चीज को समझाते हैं नहीं, चिल्ला देते हैं, ये कर देते हैं। वो बताएगा तो फिर पेरेंट्स को फिर बताएंगे कि हाँ भाई थोड़ा आप डाउन रहा करो, कूल डाउन रहा करो, ज्यादा ही चिल्लाते हो आप, इसलिए बच्चा आपसे परेशान है, नाराज है। तो इस तरह से किसी की हेल्प लो, इसका मतलब है ना, टॉक टू समबडी, किसी से बात करो, अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करो। तो हम लोग पढ़ रहे थे एंगर मैनेजमेंट, है ना। एंगर मैनेजमेंट में स्कोल्डिंग, डांटना ठीक है, जरूरत पड़ने पर बिल्कुल डांटा जाए,
एंगर अलग चीज है, एंगर एक मेंटल डिसऑर्डर है। एंगर होने पर हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमको होश नहीं रहता। हम अपना हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल को तोड़ देंगे, टीवी है तो टीवी फोड़ देंगे, कुर्सी टेबल तोड़ देंगे, सिर दीवार में सिर पटक देंगे या गाली दे देंगे, या फिर वही साइलेंट एंगर जिसको हम थोड़ी देर पहले बात किए थे कि हम चुप रहेंगे लेकिन उनसे नफरत दर्जन दर्जन या जी भर के नफरत करेंगे और रिएक्शन में जिएंगे। ये भी एंगर है, ये डिप्रेशन देता है हमको, ये दोनों डिप्रेशन देता है एंगर, है ना। तो क्या करना है, एंगर नहीं करना है, बात करो, सामने वाले से बात करो। तो एंगर इज ए डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ योर इनकॉम्पिटेंस, अपनी अक्षमता का प्रदर्शन ही क्रोध है। मैं आपको नहीं समझ पाया, इसका रिएक्शन है। आप मुझे नहीं समझ पाए, मैं आपको नहीं समझ पाया, इसका रिएक्शन है एंगर। तो इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तो क्या करना है, हमारे अंदर में समझने की क्वालिटी डेवलप करनी है। वो तभी पॉसिबल है जब मैं ये मान लूं कि हम दोनों इंसान हैं, हम दोनों हैप्पीनेस चाहते हैं, है ना। हम दोनों लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग से अनहैप्पी होते हैं, हम दोनों राइट अंडरस्टैंडिंग से हैप्पी होंगे। एंगर में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो मैम। ठीक है, एक है सुसाइड प्रिवेंशन, मैम इसका शेयर कर रही हूँ। हाँ मैम, जो ये टीन एज है इसमें बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस और मतलब डाइवर्ट हो जाता है माइंड बहुत सारी चीज़ों में, तो उससे कैसे डील करेंगे आप कुछ बताएंगे? किस चीज में माइंड डाइवर्ट हो जाता है? मतलब बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो टीन एज में जनरली होती है। जैसे टीन एजेस में हम ये देखते हैं कि अगर पेरेंट्स के साथ में हमारा अच्छा कम्युनिकेशन नहीं है या है भी, तो हमारा माइंड जो है वो गलत काम की ओर डाइवर्ट हो जाता है। स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना, या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाना जो हमारी सेहत के लिए या हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। ये रॉन्ग वे कहेंगे, शॉर्टकट में अगर हम कहें तो रॉन्ग वे में चले जाते हैं। तो इसके लिए अगर हम कहें कि वो इस तरह की चीजों से कैसे बचे, तो इसके लिए बढ़िया तरीका ये है कि देखो क्या होता है, हम ह्यूमन बीइंग के अंदर में ना एनर्जी खूब है। खास करके स्कूल कॉलेज एज के जो बच्चे हैं, आप लोगों में कैपेसिटी बहुत होती है सोचने की और काम करने की। फिजिकली और मेंटली 100% एनर्जी रहती है। धीरे धीरे एज वाइज 40 साल के बाद में धीरे धीरे ये कैपेसिटी धीरे धीरे कम होती है, लेकिन उसके पहले तक में बहुत एनर्जी रहती है। लेकिन आपके पास टास्क बहुत थोड़े से रहते हैं, आपके पास केवल एक ही जिम्मे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है स्टडी। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, अच्छे नंबर लाने हैं और हमको जॉब करना है, फ्यूचर में करियर बनाना है, ये बस रहता है। लेकिन एजुकेशन भी बोरिंग है एक प्रकार से। करंट एजुकेशन सिस्टम को देखें तो बहुत मैम बोरिंग है, मन नहीं अगर लगता है। हाँ पूछो। एजुकेशन के साथ साथ जो हमारे रिलेशंस होते हैं लाइक फ्रेंड्स एंड ऑल, तो उनसे भी कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं एंड मतलब कोई फ्रेंडशिप टूट रही है या ऐसा कुछ हो रहा है तो उससे भी मेंटल प्रेशर होता है, तो उससे कैसे डील करें हमें? ये सब तो जो सुसाइडल थॉट्स और ये सब तो है, वो बात की भी बात हो सकती है। अगर फ्रेंडशिप में मेरे किसी फ्रेंड से अगर मेरी फ्रेंडशिप छूट रही है, टूट रही है, तो 2-3 चीज का ध्यान रखें। नंबर 1 कि मेरा फ्रेंड मुझे छोड़ के जा रहा है या मैं उसे छोड़ रहा हूँ। अगर मेरा फ्रेंड मुझे छोड़ रहा है, मुझे रिजेक्ट कर रहा है और मैं बार-बार इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बार-बार चाह रहा हूँ कि हमारी दोस्ती बनी रहे, फिर भी मेरा वो मित्र जो है वो मेरे से वो दोस्ती बनाए नहीं रखना चाहता मैम है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स है लेकिन कम्युनिकेशन बहुत लेस है, मतलब हो नहीं पा रहा है, तो फिर क्या करें? मतलब उससे कोई छोड़ दे या फिर ट्राई करते रहें ऐसा? एक तो है कि हम अड़ोसी-पड़ोसी हैं, गली-मोहल्ले से हैं, तो हम लोग आपस में बैठ के बात ज़रूर करें। अब फ़ोन में है, इस सिटी में है, वो उस सिटी में है, फ़ोन में है, तो उसमें कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि फ़ोन से और मैसेज से कम्युनिकेशन गैप
बढ़ता है, कम नहीं होता है ना? मैसेज का कुछ और अर्थ निकल जाता है। तो इसका सॉल्यूशन तो एक ही है कि हमारी आपस में आमने-सामने बैठ कर के बातें हों, रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करें। एक कि मैं रिश्ते को बार-बार मैं जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन सामने वाला रिश्ते को जोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो उसको थोड़ा ढीला छोड़ दिया जाए। पीछे ना लगे, 1 महीने के लिए उसको छोड़ दिया जाए ढीला, है ना? नहीं तो क्या मतलब करते हैं टाइम दे थोड़ा, टाइम दे हाँ, थोड़ा, हाँ, टाइम टाइम दे। देना, टाइम दो, ओके। नहीं तो ब्लॉक कर देंगे आपको, मैसेज में और कॉल में ब्लॉक कर देंगे नहीं तो। हाँ क्या मैम। होता है कि हमको लगता है कि हमारे बीच में लड़ाई हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं क्या चाहता हूँ कि चलो हम दोनों बात करके इस मिसअंडरस्टैंडिंग को ठीक कर लेते हैं, रिश्ते को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि आप तैयार हो रिश्ते को ठीक करने के लिए, ये आपकी कंडीशन है। लेकिन सामने वाला जो बंदा है, जो पर्सन है, उसकी कंडीशन सेम टू सेम आपके जैसी नहीं है। उसकी कंडीशन में ये बहुत बड़ी बात हो गई कि हमारे बीच में प्रॉब्लम है और एक रिएक्शन है जबरदस्त, और उसको लग रहा है कि बस अभी ये इंसान मेरे सामने आए ही मत, बात ही मत करे, एक रिएक्शन है। और आप कह रहे हो हम रिश्ते जोड़ना चाहते हैं, उसके अंदर रिएक्शन है, वो रिश्ता नहीं जोड़ेगा। तो उसको टाइम दो, रिएक्शन को थोड़ा माने कम होने के लिए उसको टाइम दो। तो अगर वो कहेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को ना भूल के भी तो फोन मत लगाना, मैसेज भी मत करना, नहीं तो मैं फोन तोड़ दूंगा, पटक दूंगा, या जो भी है, तो समझ जाओ जबरदस्त रिएक्शन में है। इसको थोड़ा रिलैक्स होने के लिए महीना भर छोड़ दो उसको, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं। तो धीरे धीरे, वो भी इंसान है, पत्थर नहीं है, धीरे धीरे हफ्ता 10 दिन 15 बाद धीरे धीरे रियलाइज होगा कि हाँ, उसने मुझे बात करना मुझसे बंद कर दिया है। तो जैसे जैसे उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा, ऑटोमेटिक वो फिर से सोचेगा कि वो दोस्त बने रहे, ऐसा है कि वो छोड़ देने लायक दोस्त है। उसको लगेगा अरे नहीं रे, वो इतना बुरा भी तो नहीं था, अच्छा ही था। तब फिर उनका रिस्पॉन्स अपने आप आएगा। तो थोड़ा गैप देना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे कई केस देखे हैं अभी, कि जहां पर दोनों एक दूसरे को गैप नहीं देते हैं, है ना, तो वहां पर रिश्ते 101% टूटते ही हैं और वो कभी नहीं जुड़ते हैं। तो जोड़ना है, हम जोड़ना चाहते हैं, तो पेशेंस रखें, इस रिश्ते को एक डिस्टेंस दीजिए, गैप दीजिए। वो हफ्ता 10 दिन महीना भर वो सामने वाला कहता है कि ठीक है, तेरा मूड ठीक नहीं है, बता कितने दिन तक मैं तेरे से बात ना करूं। तो बता रहा है तो अच्छी बात है, वो बोल रहा है 1 महीना, तो मान लो वो कह रहा है मुझे नहीं पता, बस तो भी बात मत कर मेरे से। तो बात ही मत करो, आप 1 महीना लेके चलो, ठीक है, मैं इससे 1 महीना कोई बात नहीं करूंगा। फिर 1 महीना बाद में धीरे से हल्का फुल्का हाय हेलो करके देखो, ऐसा। Ma'am, but what if that person doesn't want to talk with us even after the month or time passes? नहीं, आफ्टर मंथ जो है उसके बाद में आप, अब वो देखो क्या है, ये इमेजिनरी काउंसलिंग नहीं हो पाएगी इसमें। हमको समझना पड़ेगा कि ये रिलेशन कैसा है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशन है या केवल दो दोस्ती का, स्कूल कॉलेज का रिश्ता है, क्या है, कैसा है, उस हिसाब से इसका आंसर बनेगा, है ना। इमेजिनेशन में इतना ही आंसर दोनों को बनता बता है देना। ना, इतना ही आंसर बनता है कि एक गैप दें और गैप के बाद इंतजार करें। और अगर सामने वाला हमसे रिलेशन जोड़ना ही नहीं चाहता है, तो सेल्फ रेस्पेक्ट को सामने लाइए कि मुझे कोई रिजेक्ट कर रहा है तो मैं उसके पीछे क्यों पड़ूं। तो लास्ट ऑप्शन है। Ma'am, I have a question. हेलो मैम। हाँ, पूछो। मेरे पास एक क्वेश्चन है कि जैसे कि मतलब बहुत सारा फैमिली में ये है कि अ, हम अपना मतलब मौसी की बेटा या मौसी की बेटी या फूफा हाँ, या बेटा बेटी से हम बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी ला पाते हैं, बहुत अच्छे तरीका से बात करते हैं। ठीक है, बट सही। मेरे खुद की बहन हाँ। मुझसे मतलब सामने नहीं आती है, थोड़ा-सा डरी हुई रहती है या मतलब सही से किसी भी शब्द को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। तो हम उससे मतलब किस तरह से बात करें प्यार से कि वो हर एक चीज़ को मेरे साथ शेयर करे, मतलब कम्युनिकेट करे कि हाँ, ये करना चाहते हैं लाइफ में समथिंग। तो वो कैसे मतलब डील किया जाए मैम? थोड़ा सजेस्ट कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल पॉसिबल है। वो डर रही है, इसका मतलब कहीं न कहीं बचपन में घर में ऐसा एनवायरनमेंट था कि वो बड़ा भाई है ना? तो हमेशा भाई की गलती पर भी उसी को डाँट पड़ी होगी,
या एक गैप कहीं ना कहीं पेरेंट्स के द्वारा ये बन गया है, लेकिन अब इस गैप को आप बड़े हो गए हो, आप दोनों बड़े मैम हो गए हो, इस अब आप, हाँ, अब आप इस गैप को भरना चाहते हो, इसको ठीक करना चाहते हो, तो उसका बढ़िया रास्ता है दोस्ती। आपको अपनी बहन से दोस्ती करनी पड़ेगी, उनको उनका वेल विशर होना होगा, आप उनकी छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना, छोटी छोटी चीजों पे आप उनका केयर करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक उनको एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी मिलेगी कि मेरा भाई मेरे लिए वरीड है, मेरा भाई मेरा केयर करता है। हर छोटी छोटी चीज का आप केयर करना शुरू करो, धीरे 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 उनका आपके प्रति विश्वास बनेगा, और वो फिर विश्वास जो है वहां से उनके अंदर में वो माने खुल पाना, बोल पाना, वो थोड़ा समय बाद स्टार्ट होगा। लेकिन स्टार्टिंग है केयर। आप उनकी छोटी छोटी बात पे केयर शुरू कर दो, उनकी क्या जरूरत है, उनको क्या पसंद है ना, कि साथ में खाना खा लेते हैं, या चलो यहाँ पे साथ में थोड़ा मार्केट हो आते हैं, तुम भी चलो साथ में, तुम्हारे पसंद के कपड़े खरीदूंगा मैं, तुम्हारे पसंद की ये चीजें, और क्या बना रही हो और क्या कर रही हो, तो कहीं ना कहीं उसके आसपास इर्द गिर्द छोटी छोटी बातों से जुड़ना होगा। तो ये गारंटी है ये रिश्ता जुड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे एक फोन आया था, एक वही भाई बहन का ही केस था, उसमें भी लड़की का मेरे भाई से मैं बहुत परेशान हूँ, वो बहुत डांटता है, मारता है, चिल्लाता है, ये वो करता है, तो कहीं ना कहीं गैप था, बहुत बड़ा गैप। तो यहाँ पे बहन रिश्ता जोड़ना चाहती है, लेकिन भाई को मैं नहीं जानती, वो मेरा स्टूडेंट नहीं है, उससे मेरी बात नहीं हुई है, वो किस स्थिति में है मुझे नहीं पता। मैंने कहा अगर ये रिश्ता ठीक करना है तो मुझे तुम्हारे भाई से भी बात करनी पड़ेगी, है ना, या तो फिर तुम रिएक्शन में मत जाओ, अगर तुमको लग रहा है कि वो मेंटली ठीक नहीं है तो तुम रिएक्शन में मत जाओ, उस पर दया करो, उस पर दया करो, उसको जैसा है वैसा रहने दो। तुम कुछ कर सकती हो तो वो यही कर सकती हो कि तुमको लग रहा है मेंटली प्रॉब्लम में है तो उनको एक काउंसलर की जरूरत है। तो इस तरह से आपको अगर अपनी बहन के साथ या किसी को भी अपने ब्लड रिलेशन के साथ रिलेशन ठीक करना है, तो उसकी शुरुआत है केयरिंग, केयर करना, उसकी हर छोटी छोटी पसंद नापसंद, और अपने साथ जोड़ना। चलो साथ में घुमाते हैं, चलो बैडमिंटन खेलते हैं, चलो वॉक करने चलते हैं साथ में, दोनों साथ में खाना खाना, छोटी छोटी बात पे उनको पूछना, यहाँ से सामने जो है वो हमसे जुड़ना शुरू, उनको हम पे भरोसा होना शुरू होगा, वहां से हम अपने मन की बात कहनी शुरू होगी, उससे पहले नहीं होगा। यस मैम, गॉट इट। सुसाइड प्रिवेंशन बताइए, अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है तो मर्डर बॉडी का होता है कि सेल्फ का होता है? सेल्फ। बॉडी का होता है, सेल्फ का कैसे होगा? डिप्रेशन में कौन है, सेल्फ है कि बॉडी है? सेल्फ। मैम सेल्फ। मरने लेकिन की इच्छा, है ना कि सेल्फ कभी ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, ऐसे तो भगवत गीता में। ठीक है, सेल्फ, मरने की इच्छा किसकी है, मैं मरना चाहता हूँ, ये सुसाइडल थॉट सेल्फ को आ रहा है कि बॉडी को आ रहा है? सेल्फ को इच्छा है कि बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए, सेल्फ ऐसा। को। सेल्फ को। अनहैप्पी कौन है, बॉडी है कि सेल्फ है अनहैप्पी? सेल्फ। ठीक, सेल्फ तो तो लेकिन ध्यान चाह के भी दें, नहीं हो सकती। हाँ, अब मान लीजिए कि सेल्फ ने डिसीजन लिया कि मुझे ट्रेन के सामने जाके खड़े हो जाना है, तो डिसीजन किसने लिया, सेल्फ ने लिया, और खड़ा उसने किसको किया, बॉडी को किया। बॉडी। अब ट्रेन सामने से गुजर गई, बॉडी के टुकड़े हो गए, तो बॉडी के टुकड़े हो गए कि सेल्फ के टुकड़े हो गए? बॉडी। हाँ भाई, सभी एग्री हैं, बॉडी के टुकड़े हो गए ट्रेन के सामने खड़े होने से, कि सेल्फ के टुकड़े हो गए? पानी में डूब जाना, पानी में कूद जाना, पानी में कूदने से, पानी में डूबने से बॉडी खत्म हो गया कि सेल्फ, सेल्फ का भी दम घुट गया, सेल्फ भी खत्म हो गया? बॉडी में। हाँ यही तो है ना, बॉडी खत्म होती है, सोल डज नॉट डाई। तो सेल्फ ने
सेल्फ दुखी है, सेल्फ परेशान है, सेल्फ को अपने प्रॉब्लम से छुट्टी चाहिए, वो प्रॉब्लम से बाहर निकलना चाहता है, तो उसने अगर खुद को चोट पहुंचाई, नुकसान पहुंचाया, खुद को खत्म करने की कोशिश की, क्योंकि उसके पास में सॉल्यूशन नहीं है, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, तो उसने जो कुछ भी किया उससे उन्होंने बॉडी का मर्डर ही किया। ट्रेन के सामने उसने शरीर को रख दिया और उसको लगा शरीर गया यानी मैं भी गया, जबकि शरीर गया मैं तो वही हूँ। पानी में शरीर डूब गया, श्वास नहीं ले पा रहा है शरीर, शरीर खत्म हो गया, सेल्फ तो उसमें है ही, पानी के अंदर हो या पानी से बाहर निकल के हो, है ना। तो ऐसे कंडीशन में यू नीड ए काउंसलर, हमको एक मेंटल डॉक्टर की, हमको एक साइकेट्रिस्ट की, काउंसलर की जरूरत है। सबसे पहला सिम्टम्स यही है। कैंसर हुआ है तो डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं? डायबिटीज हुई है तो डॉक्टर के पास जाएंगे कि नहीं? घर में इलाज नहीं करेंगे, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो क्या होगा? बॉडी खत्म हो जाएगी कैंसर से, डायबिटीज बढ़ जाएगा तो लंग्स, हमारे पूरे लिवर सिस्टम खराब हो जाएगा, बॉडी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। उसी तरह से मन में अगर कोई बीमारी है, मन में अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर उसके सॉल्यूशन के लिए हम किसी की हेल्प नहीं लेंगे, है ना, तो उस कंडीशन में जो है मन बीमार हो जाएगा, और बीमार मन का नाम है सुसाइडल थॉट्स। बीमार मन का सिग्नल है सुसाइडल थॉट्स। तो ह्यूमन बीइंग, बॉडी प्लस सेल्फ, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। फोटोग्राफ्स लगाए हैं इसीलिए समझने के लिए। सेल्फ दिखाई नहीं देता, इसलिए बोलते हैं ना आत्मा अजर अमर है, मरती नहीं है कभी। तो हम ह्यूमन बीइंग के रूप में जो दिख रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉडी प्लस सेल्फ मिला करके हम ह्यूमन बीइंग हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आपके पास 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, तो आपके गैरेज में 4 व्हीलर रखा है, आप नहीं चलाओगे, आप 4 व्हीलर को नहीं चलाओगे तो 4 व्हीलर किसी काम का है कि वेस्ट ऑफ मनी है? वेस्ट ऑफ भाई मनी मैम। हाँ, वेस्ट ऑफ मैम मनी। वेस्ट ऑफ मनी। हाँ, आपके गैरेज में कार खड़ी है, आप यूज ही नहीं कर रहे हो, तो वेस्ट ऑफ मनी है। वो धीरे धीरे सड़ गल के खराब हो जाएगा, पूरा इंजन जाम हो जाएगा और पूरी मशीन जाम हो जाएगी और फिर हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। लेकिन अब बिना ड्राइवर के वो 4 व्हीलर या 2 व्हीलर नहीं चलेगा। तो 4 व्हीलर में मूवमेंट हो, इसके लिए उसका कार में बैठना जरूरी है, ड्राइवर का, और वो चलाएगा गाड़ी, तब वो कार चलेगी। ठीक उसी तरह विदाउट सेल्फ बॉडी का कोई एग्जिस्टेंस है क्या? नहीं है। विदाउट सेल्फ बॉडी का कोई एग्जिस्टेंस है? उसको हम लोग क्या करते हैं? डेड बॉडी किसको बोलते हैं बताइए? डेड बॉडी किसको बोलते हैं जिसमें सेल्फ नहीं है? मैम बॉडी विदाउट सोल। हाँ, बॉडी विदाउट सोल। मैम सोल वर्ड विदाउट इसलिए मैंने सोल लिया था क्योंकि इसका मीनिंग क्या कहते हैं, बाहर से है ना, लाइक सेल्फ इज करेक्ट वर्ड फॉर आत्मा। ला देते हैं। विदाउट सेल्फ की बॉडी जो रहती है उसको हम लोग क्या करते हैं? जला देते हैं, दफना देते हैं, क्योंकि बदबू आनी शुरू हो जाती है। तो बिना सेल्फ के बॉडी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको जला देते हैं। इसलिए जैसे ही बॉडी से सेल्फ निकलता है उसको बदबू आनी शुरू हो जाती है, उसको 24 घंटे के अंदर में जलाना जरूरी हो जाता है ना। उसको थोड़ा और रखना है 1-2 दिन, तो बर्फ लगा रख के फ्रीजर में करके रखते हैं उसको, ताकि बदबू ना आए, है ना। तो कहीं ना कहीं बिना सेल्फ के बॉडी का एग्जिस्टेंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये तो क्लियर हो रहा है कि ये दोनों अलग अलग है। लेकिन डिप्रेशन में सेल्फ है,
डिप्रेशन में सोल है, वो दुखी है, वो परेशान है, उसको लगता है कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे नहीं जीना। तो वो जो कोशिश करता है कि मुझे नहीं जीना, तो वो नहीं जीना में इमेजिनेशन आता है बॉडी का मर्डर, तो वो बॉडी का मर्डर ही होता है। सुसाइडल थॉट्स जो माने कोई सुसाइड कर रहा है, वो आत्महत्या नहीं कर रहा है, इन हिंदी आत्महत्या नहीं कर रहा है, वो शरीर हत्या कर रहा है। वो आत्मा तो अजर अमर है, उसकी कोई हत्या नहीं कर सकता, तो बॉडी का मर्डर होता है। तो इसलिए है ना, बॉडी डेड, सोल तो है, सोल तो है, डेड बॉडी। मैम क्वेश्चन था, फिर हाँ। डेथ के बाद सोल का क्या होता है? हाँ, सोल जो है दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है। बॉडी जो है हमारी आंखों से दिखाई देता है, लेकिन सोल हमको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता। सोल जो है ये स्पेस जो है ना, स्पेस स्पेस वैक्यूम, आपके और मेरे बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, वो इसी स्पेस में वैक्यूम में वो मूवमेंट करता है, वो रहता है। ऐसा मान्यता है कि 12 13वीं तक वो घर के आसपास रहता है ना, और फिर उसके बाद में वो न्यू बॉडी, न्यू बर्थ न्यू बर्थ के लिए वो बॉडी सर्च करता है। अगर उसको उसी फैमिली से अटैचमेंट है, उसी फैमिली से, तो वो वेट करता है उसी फैमिली में कि कब कोई गर्भवती हो, और वो माँ का जो गर्भ रहता है 4 महीने का, वो बॉडी है, ओनली बॉडी। उसमें 4 मंथ के बाद में बच्चे का ब्रेन डेवलप हो जाता है, तब वहां पे सोल की जो एंट्री है माँ के गर्भ के बॉडी में, 4 और 4.5 4 और 5 महीने के बीच में, वहां पे वो बॉडी को एक्सेप्ट करता है सोल। तो सोल जो है वो फैमिली में, सराउंडिंग में वो वेट करता है कि कोई गर्भवती हो तो मैं अपने ही परिवार में मैं वापस जन्म लूं, रीबर्थ करूं। और अगर उस फैमिली से मोह माया नहीं है तो वो सभी जगह मूवमेंट करता है। लेकिन ध्यान देना, हम लोग काउंट करते हैं कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अरे 6 महीने हो गए, ये काउंटिंग लेस हो जाते हैं सोल। वो काउंट नहीं कर पाते कि मैं 1 साल से रीबर्थ नहीं किया हूँ, या 4 साल से मैं रीबर्थ नहीं किया हूँ। उसके पास में घड़ी गायब हो जाती है। सोल के ऊपर घड़ी काम नहीं करता। वो काउंट नहीं कर पाते हैं कि मैं कितने साल से मैं रीबर्थ नहीं किया हूँ। इसलिए उनके लिए करेंट ही होता है, उनके लिए पास्ट फ्यूचर कुछ नहीं होता, करेंट रहता है। तो इसलिए उनके पास टाइम लिमिट नहीं रहता कुछ भी। हमारे पास काउंटिंग है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, क्योंकि वो बॉडी के बेस पर काउंटिंग है ना। तो बिना बॉडी का जो सोल है वो एग्जिस्टेंस में रहता है ना। वो किसी को तंग करता है या परेशान करता है, ऐसा कुछ नहीं रहता। बिना बॉडी का सेल्फ एग्जिस्टेंस में मूवमेंट करता है। जब उनको उनका रीबर्थ होना होता है, तो कोई एक फैमिली में उनका रीबर्थ हो जाता है। हाँ, लेकिन जरूरी अ, नहीं जिनको कि ऐसे जिनको जो जो उन्होंने अपना बॉडी किया और वो सोल बॉडी से बाहर आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका जो पेन था उनको समझ में आएगा। मर तो गए, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड कोई और मिल गया तो आपको तकलीफ और बढ़ जाएगी। कहने का मतलब, आप किसी के लिए मरते हो तो वो कोई जो बंदा है जिसके लिए आप मरे हो, वो अगर सुखी है, वो अगर आपके मरने से सुखी है, या वो किसी और के साथ है, आपकी तकलीफ और बढ़ जाएगी।
इसीलिए मरने के बाद आत्मा को शांति नहीं मिलती, डिप्रेस्ड सोल रहता है, डिप्रेस्ड सोल रहता है, उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ बॉडी छोड़ने के बाद भी। समझने के लिए पिक्चर्स लगाए हैं मैंने कि डेड बॉडी को जलाया जा रहा है और डिप्रेस्ड सोल है। ठीक, तो सॉल्यूशन है प्रिवेंशन, हेल्प लो, ये सॉल्यूशन नहीं है। डिप्रेशन को सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये सोल अगर कहीं और रीबर्थ करेगा, ये सोल अगर कहीं और रीबर्थ करेगा तो गारंटी है कि वो छोटी एज से ही डिप्रेशन में रहेगा, वो बहुत जल्दी डिप्रेशन में रहेगा वो। तो अगर किसी फैमिली में अगर कोई बच्चा बचपन से ही डिप्रेशन में है, इसका मतलब वो पिछला शरीर जो चला के आया था उसमें भी वो डिप्रेशन में था। तो हमारे साथ क्या जाता है, हमारे साथ हमारा नॉलेज जाता है। तो बोलते हैं ना, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, ऐसा नहीं है। हम नॉलेज लेकर आए थे, नॉलेज लेकर जाएंगे। तो आज डिप्रेशन में है तो डिप्रेशन लेकर जाएंगे, आज सॉल्यूशन में है तो सॉल्यूशन लेकर जाएंगे। तो नॉलेज हमारे साथ जाता है, बॉडी और बॉडी के कपड़े गाड़ी घर छूट जाता है। तो थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। हमको हेल्प चाहिए, हेल्प की जरूरत है, तो यू नीड काउंसलर या मेंटल डॉक्टर, इसकी जरूरत है ना। तो ध्यान दे, ये फोटोग्राफ्स में व्हाट यू शो और व्हाट यू फील, तो हमारा जो फील वाला पार्ट है वो बहुत सारा अंदर है, पानी के अंदर। इसका मतलब हम लोग हमारे अंदर में, लोगों के सामने तो ऐसा शो करते हैं कि मैं खुश हूँ, लेकिन अंदर से काफी निगेटिविटी चल रही है, अंदर से बहुत सारा अनहैप्पीनेस चल रहा है। तो हमको इसको ठीक करने की जरूरत है ना। तो ये सुसाइडल थॉट्स में ये सारे पॉइंट्स हैं, इन कारणों से ये सारी बीमारियां सुसाइडल थॉट्स वाले में रहती है। उस कारण से जो है कई लोग रॉन्ग वे में चले जाते हैं, अल्कोहलिज्म में चले जाते हैं ना। एंजाइटी, स्ट्रेस, डाउट ये काफी रहता है, और डिप्रेशन में धीरे 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 उनकी कंडीशन और बुरी होती जाती है। तो इफ देयर आर प्रॉब्लम देन देयर आर सॉल्यूशन टू। लाइफ में अगर प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन भी है। अगर पेट में दर्द है तो डॉक्टर है, सिर में दर्द है तो दवाई है, बॉडी में प्रॉब्लम है तो उसके लिए दवाई है, डॉक्टर है। तो वैसे ही मन दुखी है, मन परेशान है, डॉक्टर है। स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, डॉक्टर है। सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, ये डॉक्टर है। तो हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशन है, हमको सॉल्यूशन की ओर चलना है, किसी की हेल्प लेनी है ना। टॉक टू फैमिली और फ्रेंड्स और टीचर, हम इनसे बात करें, फैमिली मेंबर से, टीचर से या काउंसलर से हम हेल्प ले। तो हेल्प मांगे कि मुझे मदद की जरूरत है, हेल्प मी। हेल्प मांगोगे तो लोग हाथ बढ़ाएंगे, आपकी मदद करेंगे। तो काउंसलिंग क्या करता है, आप मदद मांगो, आपको मदद करने के लिए लोग बहुत है, मदद मांगनी पड़ेगी। डॉक्टर के पास हम जाते हैं कि डॉक्टर हमारे पास आता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। तो मेंटल प्रॉब्लम होने पर भी हमको हेल्प मांगनी पड़ेगी। तो काउंसलर क्या करता है, हमारे अंदर की जो प्रॉब्लम है, जो हमारे अंदर में जो प्रॉब्लम का जो बंच है, जो उलझ गया है, उसको सॉल्व करने में काउंसलर हेल्प करता है। काउंसलर क्या करता है ना, काउंसलर जो है वो हमारी हेल्प करता है। जैसे ये वाला फोटोग्राफ्स देखिए, है ना। काउंसलर जो है, ये काउंसलर है। तो आपके पास में जो बंच है, प्रॉब्लम का गुच्छा है, उसको धीरे 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 सुलझा करके एक इसमें गोल 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 उसको घुमा के, जो एक फोटोग्राफ्स है केवल समझाने के लिए कि उलझा हुआ बंच है उसको सुलझाना। तो ये काउंसलर हमारी हेल्प करता है हमारे लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इसलिए हमको काउंसलर की हेल्प लेनी चाहिए।
मरने से पहले पेरेंट्स को जरूर याद करें कि एक स्टोरी है छोटी सी, काफी लोग से पूछ लेते हैं। आपके घर के सामने आपने एक सीताफल का पौधा लगाया, सीताफल या पपीता आपने लगाया खुद ने, आपने, ठीक है, और आप रोज पानी देते थे, रोज खाद देते थे और बढ़िया केयर करते थे रोज घर के गार्डन में या घर के आंगन में। अब ये पेड़ पौधा बड़ा हो गया, अब उसमें बढ़िया बढ़िया कच्चे कच्चे पपीते आ गए हैं या बढ़िया कच्चे कच्चे आपके वो आ गए हैं सीताफल, है ना। सीताफल और पपीता इसलिए मैंने बोला क्योंकि 1 साल 2 साल में ये खड़ा हो जाएगा। आम अगर हम बोलते तो आम को शायद 5-6 साल लगता, है ना। तो वो पेड़ खड़ा हो गया है, बढ़िया फल देने लग रहा है। अब आपको लग रहा है वाह बस 1 महीना और मुझे पक्का पपीता खाने मिलेगा और मुझे पक्के सीताफल खाने मिलेंगे, आप खुश हो। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, आप सुबह घर से बाहर निकले, आप सुबह घर से बाहर निकले तो मान लेते हैं मार्च का महीना था, मार्च का महीना था मीन्स होली का समय था। तो कुछ शरारती बच्चे आए और आपके पेड़ को काट के ले गए। होली होली जलाएंगे, चलो इसको कहीं लगा देते हैं, 4 दिन में सूख जाएगा, 1 हफ्ते में सूख जाएगा। तो होली के 15 दिन पहले वो पेड़ को काट के ले गए। बताइए कैसा फील करोगे आप लोग, और उस बच्चों के साथ क्या करोगे जो लोग आपका पेड़ काट के ले गए। हाँ भाई, आई एम ऑडिबल। फीलिंग बैड मैम। हाँ, आपके पेड़, आप फल लग गया, फल खाने वाले थे आप, 1 आध हफ्ते 10 दिन 15 दिन बाद बच्चे काट के ले गए, तो आप खुश हो जाएंगे? नहीं। नो मैम। हाँ, अब पता चल गया यही बच्चे शरारती बच्चे ले गए थे, क्या करोगे बच्चों का? क्या करोगे, डांटोगे? मैम और कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसको काट के लिए गए तो कुछ होने वाला तो है नहीं मैम। हाँ तो डांटोगे ना, वो बच्चे पता चल गया यही बच्चे ले गए थे तो डांटोगे। हाँ, और डांटना तो ऑब्वियस सी बात है कि डांटेंगे ही। हाँ ठीक है ना। पेरेंट्स को तो बताएंगे उनके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ठीक उसी तरह पेरेंट्स ने बड़े प्यार से एक बच्चा पैदा किया, बड़े प्यार से बच्चे को बड़ा किया। इसमें मैंने वो फोटोग्राफ डाले नहीं है, हाँ नहीं डाला है ना। मम्मी ने नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, मम्मी ने बड़ा किया, पापा ने हमको उंगली पकड़ के गार्डन घुमाया, हमको खिलौने दिलाए, हमको खाना दिलाया, हमको नए कपड़े दिलाए और हमको स्कूल भेजा। फिर धीरे 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 हम ये मम्मी पापा के बच्चे जो हैं वो हो गए 18 19 20 साल के। तो उनका फल क्या है, बच्चा कुछ बनेगा, कुछ कमाएगा, कुछ नाम रोशन करेगा मम्मी पापा का, कि डॉक्टर बन गया, कि इंजीनियर बन गया, कि आईएएस ऑफिसर बन गया, या एक बिजनेसमैन हो गया मेरा बेटा या मेरी बेटी, है ना। तो हम मम्मी पापा के पेड़ पौधे हैं, उन्होंने हमको बड़ा किया, ठीक है। तो जिस तरह से मेरे लगाए हुए पेड़ को काटने का अधिकार उस बच्चों को नहीं था, वैसे ही इस बॉडी को मर्डर करने का अधिकार भी हमको नहीं है, क्योंकि इसको पेरेंट्स ने बड़ा किया है। तो इस डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, सुसाइडल थॉट्स एक ऐसी चीज है जिससे लोग खुद को खत्म कर देते हैं, जबकि उनको अधिकार ही नहीं है खुद को खत्म करने का बिना पेरेंट्स के परमिशन के, है ना। पेरेंट्स परमिशन ही नहीं देंगे, बोलेंगे कि प्रॉब्लम है तो इसके सॉल्यूशन के लिए डॉक्टर के पास चलते हैं। तो इसलिए हम अपने पेरेंट्स को मरने से पहले जरूर याद करें कि उनकी उनकी क्या गलती है जो मैं अपने आप को खत्म करने जा रहा हूँ। एक लड़की ने धोखा दिया इसलिए मरने का ख्याल आ रहा है, कि एक लड़के ने धोखा दिया इसलिए मरने का ख्याल आ रहा है, या एक दोस्त ने धोखा दिया इसलिए मरने का ख्याल आ रहा है, या मैं एग्जाम में फेल हो गया इसलिए मरने का ख्याल आ रहा है। पेरेंट्स की तो कोई गलती नहीं है इसमें, है ना। तो इसलिए पेरेंट्स को याद करके रुका जाए और अपने आप को ठीक करने के लिए अपनी मदद की जाए, पेरेंट्स से बात की जाए कि मुझे आजकल सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। अगर हम पेरेंट्स से नहीं बात कर सकते, वो चिंता करेंगे, परेशान होंगे, तो आप किसी काउंसलर से मिलें,
अपने दोस्तों को अपनी बात बताएं, अपने टीचर, अपने दोस्त, अपने कोई अंकल आंटी, कोई चाचा चाची, कोई मामा मामी, कोई तो होगा, कोई कजिन भाई बहन, है ना, हम उनसे अपनी बात शेयर करें, इस प्रॉब्लम से बाहर आए, यही सॉल्यूशन। ठीक, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? हाँ भाई, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? ठीक, तो आज मैंने टाइम के हिसाब से 2 ही टॉपिक कवर कर पाई। मैंने तो 3 टॉपिक लेके आई थी, मैं आराम से मैंने बातचीत की, तो आज हम लोग 2 बात की। नंबर 1 एंगर, है ना, एंगर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, हमारी लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और सॉल्यूशन है आपस में बात करें, एक दूसरे को सुने समझें। गुस्सा करना सॉल्यूशन नहीं है, बात करना सॉल्यूशन है। जरूरत पड़ने पर डांट लगाई जा सकती है कि आप लोग बात क्यों नहीं मान रहे हैं। अगर क्लास में बच्चे हल्ला करते हैं तो टीचर डांट लगाते ही हैं कि तुम लोग शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, नहीं तो हम एब्सेंट डाल देंगे, या फिर क्लास से बाहर निकल जाओ, बाहर खड़े हो जाओ, है ना। डांटना ठीक है। पहले के समय में रूल लेके टीचर खड़े हो जाते थे, रूल से मारते थे, वो कहीं ना कहीं एंगर ही था। सिस्टम बंद हुआ, रूल लेके मारना पीटना, है ना। तो उसी तरह से एंगर जो है काफी गलत चीज है, ये हमको समझ में आना चाहिए। एंगर होने पर पानी पी लेना, गिनने का 1 2 3 काउंट करना, ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है पेशेंस, शांति रखें, और दोनों का गुस्सा शांत हो जाए तो आराम से अपनों से बात करें, क्योंकि गुस्सा घर में ही है, गुस्सा बाहर नहीं होता है, घर से ही शुरू होता है। तो घर में ही हम लोग आपस में एक दूसरे से बात करें। उसके लिए मैंने फैमिली वैल्यू पे बात की थी, ट्रस्ट, रेस्पेक्ट, अफेक्शन, जो फाउंडेशन वैल्यू है, मैंने उन पे बात की थी। तो ह्यूमन हमारे अंदर में वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, वो वैल्यूज डेवलप, इसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन है जिन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है? इसका नाम है वर्ल्ड क्या गेम। कौन है ऐसा, कोई बदमाशी कर रहा है भाई? वर्ल्ड वाइड गेम करके लिखा था, फ्रेंड रिक्वेस्ट आया था क्लास ज्वाइन करने के लिए। किसको किसको मैसेज कर दिए हो आप लोग क्लास का लिंक? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? फिर हमने सुसाइडल थॉट्स पे बात की, सुसाइड प्रिवेंशन पे। अगर हमको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो हम काउंसलर से बात करें, किसी अपने वेल विशर से बात करें। सुसाइड करना सॉल्यूशन नहीं है। सुसाइड करने के बाद शांति नहीं मिलती, दुख मिलता है, परेशानी मिलती है, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, सोल डिप्रेशन में रहता है, सोल परेशान रहता है। फिर से जब वो किसी और फैमिली में रीबर्थ करेगा तो वो बचपन से ही वो डिप्रेशन में रहेगा, क्योंकि इस शरीर यात्रा में डिप्रेशन में था तो अगले शरीर यात्रा में भी वो डिप्रेशन में रहेगा, गारंटी। इसलिए इस शरीर यात्रा में हमारे अंदर में जो भी निगेटिव थॉट्स हैं, डिप्रेशन है, उसको हम इसी शरीर यात्रा में ठीक कर लें, ताकि आने वाले शरीर यात्रा में डिप्रेशन वाला बीमारी हमारे साथ न जाए। ठीक, आप लोगों का अटेंडेंस जो मेरे पास अभी तक का है वो मैडम को ट्रांसफर हो जाएगा, उनको मिल जाएगा सारा अटेंडेंस। आज का अटेंडेंस ले लेते हैं। आपका जी सेक्शन 89, रोल नंबर चेंज हो गया था, 89 शशांक एब्सेंट। शशांक पिल्लई और 9090 शशांक शेखर। शशांक पिल्लई। इसमें लिखा है शशांक बम, क्या लिखा है, BAMNOTE। मैम कौन सा सेक्शन का है? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ ये एम सेक्शन का है। एक मिनट, यस मैम। एल, ओके एल आ गया। ठीक, रुको, आज 1 तारीख है। ठीक, CSE कंप्यूटर साइंस सेक्शन A 91 संजीत सिंह। 92 यस मैम, प्रेजेंट मैम संजीत। 91 प्रेजेंट की एब्सेंट? मैम प्रेजेंट संजीत सिंह। हाँ,
एक मिनट। हाँ, दूसरा 92 साक्षी विलास। प्रेजेंट मैम 92 प्रेजेंट 93 93 Present, शशांक। present ma'am. 94 शांतनु। नहीं, Present ma'am. हाँ। 95 शिल्पा, प्रेजेंट मैम कंप्यूटर साइंस। 96 शिवा मंडावी। प्रेजेंट मैम 97 श्रेयांश। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। 98 शुभम। Present ma'am. 99 सिमोन। Present ma'am. 100 शिवा कृष्णा। Present ma'am. फिर 101